काफ़ी दिनों के बाद आज फिर छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान पर कुछ प्रश्न लेकर हाजिर हैं। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड। आज की वीडियो में हम लोग छत्तीसगढ़ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, बात करेंगे, समझेंगे कि इन प्रश्नों के समाधान क्या हो सकते हैं, इसके सही उत्तर क्या हो सकते हैं। पहला प्रश्न है, चंदैनी गोंदा किसकी प्रस्तुति है? ये नाम आपने सुना होगा, चंदैनी गोंदा। ये किसकी प्रस्तुति है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए हबीब तनवीर है, ऑप्शन बी रामचंद्र देशमुख है, ऑप्शन सी जो है लक्ष्मण मस्तूरिया है, ऑप्शन डी जो है हरि ठाकुर है। आपको 4 में से सही ऑप्शन चुनना है। जो सही ऑप्शन होगा उस पर टिक लगा सकते हैं आप, आपका उत्तर कंफर्म हो जाएगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है रामचंद्र देशमुख। ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। चंदैनी गोंदा एक तरह से नृत्य गीत की प्रस्तुति होती है और इसमें जो मुख्य कलाकार होते हैं वो एक तरह से कहें तो श्रृंगार रस प्रधान एक प्रस्तुति है और इसे तैयार किया था रामचंद्र देशमुख ने। अगला प्रश्न है, छेरकी महल कहां पर स्थित है? छेरकी महल कहां पर स्थित है ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके पास 4 हैं। ऑप्शन ए रायपुर, ऑप्शन बी कवर्धा, ऑप्शन सी है बिलासपुर और ऑप्शन डी है रायगढ़। आपको इन्हीं चारों में से जो करेक्ट ऑप्शन है उसको चूज करना है। इस सवाल का जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी है कवर्धा। कवर्धा जिसे कबीर धाम भी कहा जाता है, यहाँ पर स्थित है ये छेरकी महल। और अगर देखा जाए तो ये जो मुख्य मंदिर है वहाँ भोरम देव मंदिर के पास में ही है, ये ज़्यादा दूर नहीं है वहाँ से। और इसे भी 14वीं शताब्दी में बनाया गया है। एक मान्यता ये भी है कि स्थानीय भाषा में यानी कि छत्तीसगढ़ी में बकरी को कहा जाता है छेरी, और उसी से शायद ये बना है छेरकी महल जो बकरी चराने वालों को समर्पित है। इस मंदिर की खासियत यह है कि इसके पास जाने पर बकरियों के शरीर से एक गंध आती है और पुरातत्व विभाग ने इस मंदिर को संरक्षित कर रखा है। तो इससे अगर एक प्रश्न और जोड़ सकता है कि किस जानवर से संबंधित है, छेरकी महल का संबंध किस जानवर से है, तो वहां पर आप बकरी का चॉइस भी कर सकते हैं अगर एमसीक्यू में इस तरह का कोई क्वेश्चन आपके साथ पूछा जाता है। तो प्रश्न के साथ जुड़े हुए तथ्यों को भी आप समझते चलें तो आपके लिए ये फायदेमंद होगा। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा पर्व संतान की लंबी आयु की कामना के लिए किया जाता है? छत्तीसगढ़ के 4 पर्वों के नाम दिए गए हैं। इन 4 पर्वों में से 4 त्योहारों में से कौन सा ऐसा पर्व है जिसमें संतान की लंबी आयु की कामना के लिए किया जाने वाला पर्व की गिनती की जाती है? अब इसमें 4 ऑप्शन आपके पास हैं। ऑप्शन ए में तीजा है, ऑप्शन बी में भोजली है, ऑप्शन सी हरेली है, ऑप्शन डी हल षष्ठी है। आपको इन्हीं में से चूज करना है। तो इस प्रश्न के उत्तर को तलाशते हुए आपको आखिरी तक आना पड़ेगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट ऑप्शन है। हल षष्ठी वो व्रत है जिसको संतान की लंबी आयु के लिए महिलाएं रखती हैं। इसे कमरछठ भी कहा जाता है। और अन्य जो 3 पर्व के बारे में आपको ऑप्शन में दिया गया है, तीजा जैसा कि आप जानते हैं ये पति की लंबी आयु के लिए होता है, भोजली जो है वो मित्रता का पर्व है, और हरेली जो है वो कृषि का पर्व है। तो ये 3 पर्व इससे कोई संबंध नहीं रखते। चौथा जो आखिरी ऑप्शन डी है हल षष्ठी, ये जो है वो संतान की लंबी आयु के लिए की कामना के लिए किया जाने वाला व्रत है। अगला प्रश्न इस वीडियो में, शिल्पकार जनजाति की श्रेणी में रखा जा सकता है। कुछ जनजातियों के नाम आपको नीचे मिल रहे हैं, 4 जनजातियों के नाम हैं। इनमें से किस जनजाति को हम शिल्पकार जनजाति के समूह में रख सकते हैं? ऑप्शन ए है गोंड, ऑप्शन बी बिंजवार, ऑप्शन सी बिरहोर और ऑप्शन डी है कंडरा। 4 ऑप्शन है आपके पास, आपको इन्हीं में से किसी एक को चूज करना है। तो गोंड जनजाति इससे संबंधित नहीं है, शिल्पकार जनजाति की श्रेणी में नहीं आता। बिंजवार और बिरहोर भी नहीं आते। अंतिम जो चॉइस है कंडरा, ये आता है आपके शिल्पकार जनजाति की श्रेणी में। शिल्पकार जनजाति की श्रेणी में इसको इसलिए रखते हैं क्योंकि इस जनजाति के लोग सूपा, झौहा, इस तरह के जो सामान है इसका निर्माण करते हैं, बनाते हैं। ये लोग बांस की खपच्चियों से छील करके ये लोग बारीक कारीगरी से इस तरह के जो उपकरण हैं जो घरेलू उपयोग में आते हैं, दैनिक उपयोग में आते हैं, उस तरह की चीज़ों को बनाते हैं। तो इस लिहाज से कंडरा जनजाति को हम
शिल्पकार जनजाति की श्रेणी में रख सकते हैं। अगला सवाल इस वीडियो में आप देख रहे हैं, कुड़ुक बोली किस जनजाति से संबंध रखती है। 4 जनजातियों के नाम है, उनके साथ कुड़ुक बोली को आपको कैसे रिलेट करना है, किस जनजाति से आप रिलेट करेंगे, ये आपको तय करना है। 4 ऑप्शन आपके पास है। पहला ऑप्शन उरांव है, दूसरा ऑप्शन मुंडा है, तीसरा ऑप्शन कंवर है, चौथा ऑप्शन पारधी है। 4 में से कौन सी जनजाति है जिनके साथ आप कुड़ुक बोली को जोड़ सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको बताऊं, इसके पहले कुछ इस बारे में बात कर लें, तो ताकि हमको तथ्यों से कुछ जानकारी मिल जाए और हम उत्तर के साथ साथ उस चीज़ को समझ पाएँ जिसके पीछे ये जो तथ्य है कुड़ुक बोली वाला वो समाहित है। ये जो बोली है इसको भाषा का भी दर्जा है कुड़ुक बोली को, और ये भारत के अलावा नेपाल में बोली जाती है, भूटान के कुछ हिस्सों में बोली जाती है और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में भी ये बोली जो है वो बोली जाती है। भारत में कहाँ कहाँ इस बोली को बोला जाता है अगर मैं उसकी बात करूं तो बिहार में कुछ अंचलों में ये उपयोग में लाया जाता है, मध्य प्रदेश में भी है, झारखंड में भी है और वेस्ट बंगाल में भी है। इन सब हिस्से के अलावा छत्तीसगढ़ में तो ये है ही। तो ये भारत के वो हिस्से हैं जहां बोला जाता है और ये विश्व के वो हिस्से हैं जहां ये भाषा या ये बोली का उपयोग होता है। अब ये जो बोली है मूलतः द्रविड़ परिवार से संबंध रखती है, बहुत पुरानी बोली है, द्रविड़ परिवार की बोली है, ये भाषा है और वहाँ से काफ़ी पुरानी भाषा मानी जाती है। और छत्तीसगढ़ में ये उरांव जनजाति के लोग इस भाषा को या इस बोली का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन है अगर आंसर की बात करूँ तो मैं। और तथ्यों की बात करूँ तो इतनी सारी बातें मैंने आपको बता दी इसके बारे में। कहीं कहीं पर कुड़ुक बोली को या कुड़ुक भाषा को उरांव भाषा या उरांव बोली भी कहा जाता है, ये बात भी अपने साथ में ध्यान में रखें। भाषा परिवार काफ़ी बड़ी है, ये द्रविड़ भाषा परिवार से आती है और इसकी जो लिपि है वो देवनागिरी है। देवनागिरी के साथ साथ तोलोंग सिकी एक और लिपि है, तोलोंग सिकी, उस पर भी ये लिखी जाती है। आज की वीडियो का आखिरी सवाल अब हम शुरू कर रहे हैं। विशेष पिछड़ी जनजाति समूह, पिछले दिनों आपने ये नाम बहुत सुना होगा, विशेष पिछड़ी जनजाति समूह, इसको पीवीटीजी ग्रुप भी कहा जाता है। पीवीटीजी ग्रुप के निर्धारण के लिए कौन सा आधार सही नहीं है। जब पीवीटीजी का क्लासिफिकेशन किया जाता है या निर्धारण किया जाता है कि कौन सी जनजाति को पीवीटीजी ग्रुप में रखना है, जैसा कि आपको पता ही है कि कुछ जनजातियों को पीवीटीजी ग्रुप में रखा गया है नेशनल लेवल पे और कुछ 2 या 3 जनजाति जहाँ तक मुझे याद आती है उनको छत्तीसगढ़ ने पीवीटीजी के रेंज में रखा है। तो पीवीटीजी जो ग्रुप है उसमें आपको निर्धारण करने के लिए ये जो 4 शर्तें लिखी गई हैं, 4 में से कौन सी शर्त ऐसी है जो उसके लागू नहीं होती या जिसके आधार पर हम उसका निर्धारण नहीं करते। सबसे पहला ऑप्शन है आपका साक्षरता दर का 2% से कम होना। दूसरा पृथकीकरण है, एक तरह से अन्य जनजातियों से अलगाव है, बाकी जो और जनजातियां हैं उनसे अलग रहते हैं ये। और तीसरा है स्थिर या गिरती जनसंख्या, इनका जनसंख्या दर जो है वो लगातार गिर रहा है, धीरे धीरे इनकी प्रजाति जो है वो खत्म होती जा रही है, इस तरह की बात है। चौथा है बस्तर क्षेत्र का स्थायी निवास होना। बस्तर क्षेत्र जो पर्टिकुलर एरिया है उसमें अगर आप रह रहे हैं तो वहां पर से आपकी जनजाति को हम विशेष पिछड़ी जनजाति समूह में निर्धारित कर लें। ये 4 ऑप्शन हैं आपके पास। तो सही ऑप्शन इसमें से कौन सा है जो नहीं है, मतलब जो इसका बेस नहीं तय करता, वो ऑप्शन है लास्ट वाला डी ऑप्शन, बस्तर क्षेत्र का स्थायी निवास। साक्षरता दर 2% से कम हो रहा है तो उसको कैटेगराइज किया जाता है। पृथकीकरण है, बाकी जो जनजातियां हैं उनसे ये अलग रहते हैं, उनका रहन सहन इनका अलग है, इनके सारे चीज़ें जो परंपराएं अलग हो जाती हैं और इनका जो जनसंख्या दर है वो लगातार गिर रहा है। तो ये 3-4 तरीके हैं और भी इनके क्राइटेरिया हैं जिन क्राइटेरिया के बेस पे कुछ जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति समूह यानी कि पीवीटीजी ग्रुप में रखा जाता है। लेकिन बस्तर क्षेत्र में स्थायी निवास होना ये कोई क्राइटेरिया नहीं है जिसके आधार पर आप किसी जनजाति समूह को पीवीटीजी ग्रुप में इंक्लूड कर लें। तो कुल मिलाकर के डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो मित्रों आज हमने कुछ 5-7 सवाल लिए थे छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ की संस्कृति से संबंधित, जो आपकी परीक्षाओं के लिए, चाहे वो आप सीजीपीएससी दे रहे हो चाहे सीजी व्यापम की कोई परीक्षा दे रहे हो, उसके लिए काम का हो सकता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। आगे इसी तरह अन्य वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे, बात करेंगे।
तब तक इंतज़ार करिए, अपना ख्याल रखिए, साथ में उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। धन्यवाद।